हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज करेंगे बच्चों हम कक्षा 10 यानी क्लास 10 का पर्वत प्रदेश में पावस के क्वेश्चन आंसर्स स्पर्श के। ठीक है, उसके करेंगे। जिसने लेसन, ये लेसन मैं समझा चुकी हूँ। जिसने लेसन नहीं पढ़ा वो जाके हमारे चैनल पे इस लेसन को समझ सकता है। ठीक है, और आज हम इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी जल्दी कर दो सब्सक्राइब, कंजूसी नहीं होनी चाहिए सब्सक्रिप्शन में। कर दो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर तो आप क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दो फटाफट, लाइक करो, शेयर करो। वेरी गुड, चलो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, कह रहे पावस ऋतु होती है यानी वर्षा ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। बुक का भी क्वेश्चन है। तो क्या आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पल पल प्रकृति का रूप जो होता है वो क्या होता है, बदलता चलता रहता है। बादलों के आने जाने से कभी धूप छिप जाती है, पहाड़ों से विशाल झरने मोती की लड़ी जैसे बहने लगता है। जब आपको पता है कि पहाड़ों पे क्या होता है, एकदम धूप भी आ जाती है, एकदम बारिश होने लगती है। तो कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र में बार बार जो प्रकृति का रूप है वो चेंज होता रहता है। बादलों के आने जाने से कभी धूप छिप जाती है, कभी आ जाती है। विशाल तालाब दर्पण के समान चमकते हैं और अचानक घने बादलों तथा कोहरे के छाने से पूरा पर्वत, पेड़ और आकाश अदृश्य हो जाते हैं। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, मैंने आपको बताया था। मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है करघनी यानी कमरबंद। कमरबंद करघने के आकार का यानी गोलाई में फैला हुआ है। कवि ने विशाल पर्वत श्रृंखला की गोलाई और उसके फैलाव को दर्शाने के लिए शब्द का प्रयोग किया है, जिससे पर्वत ऐसे महसूस होता है मानो धरती की कमर पर करघनी यानी होती है तगड़ी, जिसे कहते हैं कमरबंद, वो है ये। सहस दुर्ग दुर्ग सुमन से क्या तात्पर्य है। सहस माने होते हजारों पुष्प रूपी आंखें, सहस में होता है हजारों, दुर्ग माने होता है नेत्र, और सुमन माने हो गए फूल। कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वत पर खिले हजारों सुंदर पुष्पों के लिए किया है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पर्वत अपनी इन हजारों आंखों से नीचे तालाब में अपनी विशाल छाया को देख रहे हों। कवि ने तालाब की तुलना किसके साथ दिखाई है और क्यों। कवि ने इसकी तुलना दर्पण से की है। क्यों की है, क्योंकि जैसे हमारा दर्पण क्लियर होता है ना, शीशा, ऐसे ही तालाब का पानी अत्यंत स्वच्छ, निर्मल और स्थिर है, जिसे पर्वत का विशाल प्रतिबिंब एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं। बहते हुए झरनों बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हो, बहते हुए झरनों की किससे की गई है। झरने पर्वतों की उच्चता, जो ऊंचाई है उसकी विशाल गौरव का गान करके बहुत ऊंचे हैं और विशाल है। बहते हुए झागदार सुंदर झरनों की तुलना मोती की सुंदर लड़ियों यानी मालाओं से की गई है। तो झरने किसका गुणगान कर रहे हैं बच्चों, झरने ऊंचे पर्वतों की उच्चता और विशाल गौरव का गान कर रहे हैं। बहते हुए झागदार सुंदर झरनों की तुलना सुंदर मोती की माला से की गई है। शाल के विशाल भयभीत होकर शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए। वर्षा ऋतु में अचानक चारों ओर भयंकर धुआं यानी कोहरा उठने लगा। इतना तेज मूसलाधार बरसने लगा, ऐसा लगा मानो पूरा आकाश ही धरती पर टूट पड़ा हो। इस भयानक अदृश्य कर देने वाले वातावरण से डरकर शाल के ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो भयभीत होकर धरती में धस गए। क्योंकि इतना, जब बारिश आती है ना, तूफान आता है, बहुत तेज कोहरा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो ऐसा लगता है सब अदृश्य हो जाता है कि जो बहुत बड़े बड़े शाल के पेड़ हैं वे भी धरती में समा गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ। उनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसोनी ओड़ा में हुआ। कवि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी विज्ञान पुरस्कार किन किन रचनाओं के लिए मिले। पंत को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदम्बरा काव्य संग्रह पर वर्ष 1969 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, पंत जी की आरंभिक
कविताओं में किसकी झलक मिलती है? बाद में किन विचार से प्रभावित है? पंत जी की स्टार्टिंग कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद की झलक मिलती है। बाद में वे मार्क्स, महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद के दर्शनों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। स्टार्टिंग में उनमें जो नेचर प्रेम था उसकी झलक मिलती है। सुमित्रा नंदन पंत की और कौन कौन सी कविताएं हैं, कृति हैं? वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद और चतुर चिंतामणि। रव शेष रह गए निर्झर पंक्ति का क्या मतलब है? जब मूसलाधार बारिश और घने कोहरे के कारण संपूर्ण पर्वत और झरने दृश्य से गायब हो गए, तब केवल झरनों के बहने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। इसका अर्थ है कि केवल ध्वनि ही शेष बची है, बाकी सब खत्म हो गए। अपार परत के फड़कना कौन उड़ गया? फड़क फड़काकर कौन उड़ गया? फड़फड़ाकर के पर कवि की कल्पना के साथ बादलों की ओट में छिपा पूरा विशाल पर्वत पारे के समान चमकीले और सफेद पंखों का फड़फड़ाकर अचानक कहीं गायब हो गया। जल गया ताल का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? भयंकर वर्षा के समय तालाब से उठते हुए धुएं भाप को देखकर ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो और वह जल उठा हो। पंत जी को छायावाद का प्रमुख स्तंभ क्यों माना गया है? क्योंकि प्रकृति का अत्यंत सूक्ष्म, कोमल और सजीव वर्णन किया उन्होंने, इसलिए माना गया। ठीक है, उनकी कल्पनाशीलता और काव्यात्मक भाषा छायावादी भाव काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। अब है लॉन्ग क्वेश्चंस। जल्दी, ज्यादा समय ना लेते हो आपको, ताकि आप फटाफट याद कर लो, है ना बाबू? है ना बाबू? प्यारे प्यारे से छोटे बच्चे। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? वे किस बात को? पर्वत के जो वक्षस्थल यानी हृदय पर उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष एकटक शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। यह दृश्य मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं, प्रगति की भावना, निरंतर ऊपर उठने की उत्कट अभिलाषों को प्रतिबिंबित करता है। जैसे मनुष्य, हर मनुष्य, जैसे आप सबको चाहते हैं प्रगति करें, निरंतर ऊपर उठते रहे, यही कौन दर्शाता है? पर्वत। ऊपर पर्वत के जो वृक्ष है उसके ऊपर वृक्ष वे आकाश क्यों निहार रहे हैं? ऐसा लगता है वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। वृक्ष इस बात का प्रतीक है कि वे किस प्रकार से शांत और दृढ़ रहकर, चिंता मग्न होकर भी ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी कैसी भी परिस्थिति में शांत रहकर उच्च लक्ष्यों का प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब ये आपको दे रखा है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर, इसका मतलब है पर्वतीय क्षेत्र में इतना तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई मानो पूरा आकाश ही टूटकर धरती पर गिर पड़ा हो। वर्षा का वेग अत्यंत प्रचंड और विनाशकारी प्रतीत हो रहा है। धस गए धरा में सबे शाल, यानी घने कोहरे और भीषण वर्षा के कारण शाल के जो पेड़ हैं पूरी तरह अदृश्य हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे धरती में समा गए हों। मांस जल गया ताल, जब भारी वर्षा के बीच तालाब से धुएं जैसी वाष्प उठने लगी तो ऐसा आभास हुआ मानो तालाब में आग लग गई हो जिससे धू धू करके धुआं निकल रहा है। यूं जलद यान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इन पंक्तियों में पंत ने वर्षा ऋतु के पल पल बदलते जो इंद्र की जादूगरी इंद्रजाल के रूप में चित्रित किया है। कवि कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है माना वर्षा के देवता इंद्र बादलों रूपी विमान में बैठकर पूरे पर्वतीय अंचल में घूमकर अपनी मायावी जादुई कीड़ा इंद्रजाल दिखा रहे हैं। कभी पर्वत गायब हो जाते हैं, कभी झरने दिखाई देना बंद हो जाते, कभी धुआं उठने लगता है। यह सब इंद्र का एक अद्भुत जादू सा दिखता है। गिरिवर के उठ से उठकर उच्च आकांक्षाओं के से तरवर है झांक रहे नीरव भव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि कहते हैं कि पर्वत के हृदय से निकलकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष शांत आकाश की ओर एकटक स्थिर कुछ गंभीर या विचारमग्न चिता पर ऊपर देख रहे हैं। इन वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानव मनुष्य को ऊंचा उठने की आकांक्षाओं के प्रतीक हो। वे आकाश की असीम ऊंचाइयों को छू लेने का संकल्प लिए हुए हैं, फिर भी किसी गहरी सोच में वे डूबे हुए हैं। इस कविता में मानवीय अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? ठीक है, इस कविता में मानवीय अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है?
पर्वत को एक विशाल के मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, जो फूल रूपी आंखों से नीचे तालाब रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब निहार रहा है। झरनों का मानवीकरण। झरनों को पर्वत के यश और गौरव का ज्ञान करने वाले गायकों के रूप में चित्रित किया गया। बताया कि कहाँ-कहाँ मानवीय अलंकार किया गया कि जहाँ मनुष्य का रूप सा दिखाई दे। पर्वतों का करा गया कि पर्वतों को बहुत विशाल मनुष्य के रूप में दिखाया गया। झरनों का करा गया कि झरनों का पर्वतों के यश और गौरव का ज्ञान करने के लिए। वृक्षों का मानवीकरण किया गया कि शाल के जो वृक्षों को उच्चाकांक्षी, जिसकी आकांक्षाएं ऊंची है, मनुष्य तथा भयभीत होकर धरती में छिपने वाले जीवों के रूप में दिखाया गया है। इंद्रदेव का मानवीकरण किया गया है वर्षा और बादलों के परिवर्तन को। इंद्र द्वारा बादल रूपी यान पर सवार होकर जादू का खेल खेलने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया। ऐसे स्थलों को छाटकर देखिए, प्रभाव बताइए। वैसे क्वेश्चन पेपर में आता है नहीं, देख लीजिए एक बार आप। इसे पर्वत को अपनी आंखें फाड़कर नीचे पानी में खुद को देखने का सजीव दृश्य प्रस्तुत किया गया है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, कि ऐसा लगता है कि ये मोती की माला जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो विशाल काला सफेद पहाड़ पंख फड़फड़ा कर उड़ रहा हो। ठीक है, आपकी दृष्टि से कविता का सौंदर्य किस बात पर निर्भर करता है? हमारी दृष्टि से कविता का सौंदर्य मुख्य रूप से शब्दों की चित्रमय भाषा और संगीतात्मक अद्भुत समन्वय पर निर्भर करता है। चित्रमय भाषा, विजुअल इमेजिनरी। कवि ने विशेषणों और उपमाओं का चयन किया है, जैसे मेखलाकार, सहस्त्रदीर्घ, सुमन, दर्पण सा, पारत के घर पर का पूरा पर्वत दृश्य हमारे आंखों के सामने जीवित होता है। कविता ऐसी है जैसे ऐसा लगता है कि अगर आप सुनते रहो तो ऐसा लगता है हम पर्वतों पर ही पहुंच गए, हमारे आंखों के आगे पर्वत छा जाते हैं। संगीत, म्यूजिक का भी सौंदर्य, झरझर, उठ उठ, विचर विचर, इन शब्दों का बार बार कविता में प्रयोग करके संगीत पैदा उठाने की कोशिश की गई है। महाप्राण निराला जी ने पंत की काव्य शैली के विषय में क्या कहता था? पर्वत प्रदेश में पावस कविता में उसकी समीक्षा कीजिए। पंत जी ने सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं में संवार कर मधुर से मधुर, कोमल से कोमल कर देना। यह कथन पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर पूर्णतः सटीक बैठता है। जो पंत जी ने कठिन और विशाल प्राकृतिक दृश्यों को अत्यंत कोमल उपमाओं जैसे मोतियों की लड़ियों, दर्पण सा ताल, सहस्त्र दीर्घवन और पारत के पल से सजाकर कोमल और मनोरम बना दिया है। ठीक है, अब इसकी जो कविता है, इसका थीम अगर अपने शब्दों में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे केंद्रीय भाव प्रकृति के पल पर बदलते सौंदर्य का सजीव और काव्यात्मक वर्णन करना है। वर्षा ऋतु में पर्वतीयांचल का वातावरण अत्यंत गतिशील और आश्चर्यजनक हो जाता है। कवि यह संदेश देते हैं कि प्रकृति केवल जड़ पदार्थ नहीं है, बल्कि उसमें जीवंतता, भावनाएं और चेतना विद्यमान है। पहाड़, झरने, वृक्ष, बादल और तालाब सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक जादुई वातावरण का निर्माण करते हैं। यह कविता मनुष्य को प्रकृति के निकट लाती है और उसके सौंदर्य में लीन होने की प्रेरणा देती है। वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर होने वाले जो की तुलना मैदानी इलाके में होने वाले पहाड़ों की तुलना से कीजिए। पहाड़ों में जब बारिश का मौसम, धूप बार बार कभी धूप बारिश हो जाती है, जबकि मैदानों में है चेंज इतना तेज नहीं होता जितना पहाड़ों में होता है। विजुअलिटी, पहाड़ों पर बारिश के समय कोहरे के कारण पूरी पर्वत श्रृंखला और वृक्ष अचानक गायब हो जाते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में दूर दूर तक दिखाई देते हैं। प्लेन एरियाज की बात है ना। पहाड़ों पर झरने मूसलाधार वेग से बहते हैं। दर्पण जो तालाब है वो शीशे की भांति पर्वतों को प्रतिबिंबित करते हैं, जबकि मैदानों में नदी और नाले भर जाते हैं। पहाड़ों पर वर्षा का रूप अत्यधिक साहसिक, जादुई एवं रोमांचक लगता है, जिसका सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। हाँ जी, इसकी एक बार वर्ड मीनिंग देखिए। पावस वर्षा ऋतु, प्रकृति वेश प्रकृति का पहनावा, मेखलाकार करघने के आकार की पहाड़ की ढाली, सहस्र हजार दीर्घ सुमन पुष्प रूपी आंखें, अवलोक देखना, महाकार विशालाकार, दर्पण आईना या शीशा, मद मस्ती, झाग, फैन और हृदय, उच्च आकांक्षा, ऊंचा उठने की कामना, तरोवर, पेड़, नीरव नभ, अनिमेष एक टक बिना देखे पलक झपकाए, अटल स्थिर, चिंता में डूबा हुआ, बुधर पर्वत पहाड़, पारत के पार पारे के समान, ध्वल ध्वल व चमकील, शाइनिंग व्हाइट मर्करी लाइक विंग्स,
रव शेष, केवल आवाज का रह जाना, यानी सब कुछ गायब हो गया, सिर्फ आवाज आ रही है, ओनली साउंड रिमेनिंग। सब है, भय के साथ डर। शाल, एक विशाल पेड़ होता है, साल का पेड़ होता है पहाड़ों पे। ताल, तालाब, पौंड। जलयाद, जलदयान, बादल रूपी विमान। इंद्रजाल, जादू नगरी, माया जाल। ये जिसके क्वेश्चन आंसर बच्चों यहाँ खत्म होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।